हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर की पीढ़ी के ऊपर है, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपको पता ही होना चाहिए कि आखिर कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो पीढ़ी थी, यानी कि पहले के टाइम में और आज के समय में कंप्यूटर का जो मॉडर्न चल रहा है वो किस टाइप का हुआ करता था। तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या क्या है और जो टोटल जो जनरेशन आई है कंप्यूटर में वो कितनी आई है। अगर हम जनरेशन की बात करें तो देखिए कंप्यूटर में जो टोटल जनरेशन आई है वो 5 जनरेशन अभी तक आई है। आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन। असल में वो जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो उनके ऊपर जनरेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के मॉडर्न के हिसाब से अभी तक जो दुनिया में जो टोटल जो आपकी जो टेक्नोलॉजी की जो जनरेशन चल रही है वो अभी तक 5 जनरेशन तक चल रही है। तो एक एक करके आज हम सभी टॉपिक को लेके चलेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था और थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था। तो ये आज 5 जनरेशन में क्या क्या हुआ था, ये सारा का सारा टॉपिक आज हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो हम यहां पर पहला लेके चलते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन क्या है और इसके अंदर क्या क्या यूज किया गया था और ये कब तक चली थी। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो लॉन्च की गई थी वो आपकी 1945 से लेकर 1956 तक। आपको जितने भी जनरेशन मिलेंगे सभी के बीच में जो गैपिंग होगी वो 10 इयर्स की होती है। ठीक है, आप सेकंड जनरेशन भी अभी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखिएगा कि 10 साल तक ये टेक्नोलॉजी चली थी, उसके बाद थर्ड जनरेशन आ गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन 1945 से लेकर 1956 में आई थी और ये जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो यूज की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी। वैक्यूम ट्यूब ये एक टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसे समझिए कि अगर हम कंप्यूटर की साइज की बात करें तो कंप्यूटर की आज की जो साइज है वो इतना छोटा चल रहा है, ठीक है, वॉच के साइज के बराबर या फिर आप इससे छोटा भी मान के चले। लेकिन पहले के टाइम में जो साइज चलते थे और आज के साइज में इतना छोटा कैसे हो गया। देखिए आज के कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो कि एक चिप की तरह होती है। वो हर मोबाइल में या फिर हर कंप्यूटर में आपको ऐसा जरूर मिलेगा। जब भी आप सीपीयू को ओपन कीजिएगा, उसके पार्ट्स को खोलिएगा तो आपको एक टेक्नोलॉजी, एक चिप दिखाई देगी जो कि माइक्रो प्रोसेसर होगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो सेम टू सेम टेक्नोलॉजी जो आई थी वो आपकी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का डिजाइन ऐसा नहीं हुआ करता था। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब का डिजाइन जो था वो किस टाइप का था, तो आप ऐसे मान के चलो जैसे कि आपके घरों में कोई बल्ब लगा हो, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही डिजाइन हुआ करता था जैसा कि एक बल्ब का डिजाइन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक कंप्यूटर में एक ही टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी, ठीक है, कोई दूसरा कंप्यूटर है तो उसके अंदर भी एक ही टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी। अब जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर एक ही माइंड ऐड किया गया है, ना कि 5-6 दिमाग घुसेड़ दिया गया है, तो एक ही दिमाग रहता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब, यानी कि पहले के जनरेशन में क्या एक ही वैक्यूम ट्यूब लगे थे या फिर हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे थे। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में एक बल्ब है, बल्ब जो होता है वैक्यूम ट्यूब की तरह होता है। तो आपके घरों में कोई एक बल्ब लगा हुआ है, आप उसे 1 घंटा जलाइए, जलाने के बाद आप उसको टच कीजिए जाके, तो आप महसूस करोगे कि वो कितना ज्यादा गर्म हो गया है। तो गर्म होने की वजह से कभी क्या होता है वो आपका बल्ब फ्यूज भी हो सकता है या फिर खराब भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब, यानी कि कंप्यूटर तो है हमारे पास। अब देखिए कंप्यूटर आज के डिजाइन में ऐसा होता है, लेकिन पहले यानी कि वैक्यूम ट्यूब यानी कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ करता था। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये कंप्यूटर है, तो देखिए इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली गई वैक्यूम ट्यूब डाली गई और मैंने 1 घंटा इस कंप्यूटर को चलाया। ये कंप्यूटर 1 घंटा चला और वैक्यूम ट्यूब यानी कि बल्ब के आकार का जैसा टेक्नोलॉजी ये 1 घंटे में गर्म हो गया। अब इसका कोई भरोसा नहीं
कि गर्म होने की वजह से ये कब खराब हो जाए या फिर कब फ्यूज हो जाए। तो अगर ये खराब हो जाए तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी चली जाएंगी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो कंप्यूटर कैसे चलेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर कि अगर एक दो टेक्नोलॉजी लगा तो 2-3 घंटे चला और हमारा कंप्यूटर खत्म। तो ऐसी प्रॉब्लम को देखा गया और यहां पर बहुत से वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर के अंदर जोड़ दिए गए। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि एक कंप्यूटर के अंदर कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। अब अंदाजा लगाइए कि घरों में अगर 5-6 बल्ब लगा दिया जाए तो जगह घेर लेती है। तो अगर एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा दिया जाए तो इस कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा होगा। तो ये जो कंप्यूटर का जो साइज हुआ करता था वो एक हॉल के बराबर हुआ करता था। अब देखिए आज का जो कंप्यूटर है वो आप उठा के चाहे तो इस कमरे में रख दो या फिर उस कमरे में रख दो या फिर जेब में रख लो या फिर गोद में लेके घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले के टाइम में जब एक हॉल के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे तो उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना इम्पॉसिबल हुआ करता था। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इसके अंदर। और प्लस अगर एक बल्ब इतना गर्म करता है तो जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा होगा तो आपका कंप्यूटर कितना गर्म होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर गर्म होने की वजह से ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट पैदा करते थे, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती थी। आप अपने पास एंड्रॉयड फोन होगा, आपके पास आप एंड्रॉयड फोन लगातार चलाते रहो तो आपका एंड्रॉयड फोन गर्म होने लगता है, हैंग होने लगता है और स्लो भी काम करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम थी जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब इतने ज्यादा गर्म हुआ करते थे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती थी और इनकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा डाउन हुआ करती थी। और इसके अंदर अगर हम बात करें जो पॉइंट के अंदर देखिए वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब, लेकिन वैक्यूम ट्यूब को बनाया किसने? तो जॉन एम्ब्रोस। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। तो किसने किया? जॉन एम्ब्रोस। और इसके अंदर मेन मेन पॉइंट देख लीजिए कि इसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया था। आजकल हम देखते विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 8, ठीक है, ये बहुत से विंडोज वगैरह होती हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में कोई विंडो नहीं थी। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट जनरेशन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, तो ना हमारे पास 7 थी ना ही 8 ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो आप बोलेंगे बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा हमारा कि आज के समय में इनपुट के लिए हम लोग कीबोर्ड, माउस, इन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन पहले के जनरेशन में ना कीबोर्ड हुआ करते थे ना कोई माउस हुआ करते थे। तो पहले के जनरेशन में इनपुट कमांड देने के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड। अगर हम पंच कार्ड की बात करें कि पंच कार्ड को किसने बनाया, देखिए पंच कार्ड का जो डिजाइन होता है, आप ऐसे मान लो कि एक पेपर के साइज के बराबर बीच बीच में छोटे छोटे होल हुआ करते थे और इनकी वजह से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे, कोई इनपुट देते थे, जिसकी वजह से हमें किसी डिवाइस से आउटपुट मिला करता था। तो पंच कार्ड को बनाने वाले थे हरमन होलेरिथ। यह भी पूछा जाता है। ठीक, पंच कार्ड। और इसके अंदर देखिए एक इंसान होता है तो उसे इंसानी लैंग्वेज आती होगी, कोई जानवर हो तो उसे जानवर वाली लैंग्वेज आती होगी। आजकल देखते हो बहुत से एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाए जा रहे हैं, बहुत सी नई नई वेबसाइटें चलाई जाती हैं, तो जो वेबसाइटें बनाई जाती हैं उनके लिए कोई अलग लैंग्वेज यूज की जाती है, जो एप्लीकेशन चलाए जाते हैं उनके लिए अलग लैंग्वेज यूज की जाती है, जो एंड्रॉयड के जो गेम वगैरह होते हैं उनके लिए अलग लैंग्वेज की यूज की जाती है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसी कोई हाई लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, तो उस समय जो एक ही लैंग्वेज हुआ करती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर को केवल एक ही लैंग्वेज आती है, वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर है। तो अभी हम टोटल 5 जनरेशन डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इस वीडियो को लॉन्ग ना किया गया तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या क्या बनेगा। देखिए
पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा 1945 से लेकर 1956 तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो आप वैक्यूम ट्यूब बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया, तो जॉन एम्ब्रोस ने। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या यूज किया गया, तो ना विंडो 7 पे टिक लगाएंगे ना विंडो 8 पे, आप केवल फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनपुट के लिए किस डिवाइस का यूज किया गया, तो आप पंच कार्ड बोलेंगे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पंच कार्ड को किसने बनाया, तो आप हरमन होलेरिथ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया, तो आप बोलोगे मशीन लैंग्वेज। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको नोट भी करते चलिए। और हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो थी बहुत ज्यादा हीट पैदा करती थी, जिसकी वजह से इनका यूज बहुत कम किया गया। और एक बल्ब 40-50 रुपए का मिलता है, अगर 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाओ तो ये कितना महंगा होगा। तो ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, जिसे इसे आम व्यक्ति खरीद भी नहीं सकता था। तो ये केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चला करते थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में यूज किया जाते थे। ठीक है, तो ये जो थी वो फर्स्ट जनरेशन थी। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी और उनके अंदर किस किस कंप्यूटर का यूज किया गया था। अब देखिए इनके अंदर कुछ मेन पॉइंट है, उनको भी हम लेके चलते हैं। अभी एक पॉइंट और है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए गए थे, तो आप एक लेकर चलेंगे ENIAC कंप्यूटर। ऑलरेडी मैंने ENIAC कंप्यूटर के ऊपर एक वीडियो बना दी है, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो ENIAC कंप्यूटर जो थी वो फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी। और भी जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी, जैसे कि EDVAC, EDVAC, EDVAC ये भी फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर वो है UNIVAC, ये भी फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी। एक कंप्यूटर और ले लेते हैं IBM 701। ठीक है, IBM 701 जो कंप्यूटर थी वो भी फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज की जाती है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि EDVAC कंप्यूटर किस जनरेशन में यूज की गई थी, तो आप बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, IBM 701 किस जनरेशन में यूज की गई थी, तो फर्स्ट जनरेशन। आई होप कि फर्स्ट जनरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में, तो इसको रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो हमारी सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चली थी, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेकेंड जनरेशन में पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन किस ईयर में यूज की गई थी, तो आपको ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा 1956 से लेकर 1963, ये फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी। अब देखिए ये सेकंड जनरेशन में यूज किया था। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था कि इनका जो साइज था वो वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे। तो ऐसी प्रॉब्लम को देखा गया कि ये तो कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा है, तो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी को साइड किया गया। उसकी जगह एक नई टेक्नोलॉजी को लाई गई जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। अब देखिए ट्रांजिस्टर की आने के बाद इस कंप्यूटर का साइज लगभग पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया था, यानी कि अभी भी ये थोड़ा बड़ा ही था। और इनकी हीटिंग प्रॉब्लम पहले के कंप्यूटर से थोड़ी सी हल्की हो गई थी, यानी कि अभी भी ये कंप्यूटर थोड़े हीट पैदा करते थे। अभी भी इस कंप्यूटर का जो साइज था वो थोड़ा सा बड़ा ही था। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें कि ट्रांजिस्टर को बनाने वाले कौन थे, तो विलियम शॉकली, ये जो थे इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। तो विलियम शॉकली, विलियम शॉकली, ठीक है। तो विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था सेकेंड जनरेशन में। और देखिए ट्रांजिस्टर की वजह से बिजली की जो खपत थी, यानी कि पहले के टाइम में 18,000 वैक्यूम ट्यूब की वजह से बिजली बहुत ज्यादा खर्च हुआ करती थी, लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर यूज की गई थी
वो उनकी वजह से थोड़ी बहुत खपत कम हो गई थी, यानी कि जो पहले के टाइम में बिजली का बिल ज्यादा हुआ करता था पहले के जनरेशन में, सेकंड के जनरेशन में बिजली का बिल थोड़ा डाउन हुआ। अब देखिए कि पहले की हमने बात की कि पहले के जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब था वो बल्ब के जैसा था, और सेकेंड जनरेशन में जो डिजाइन था ट्रांजिस्टर का वो कुछ इस तरीके का हुआ करता था, इस टाइप का। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ लो जैसे कि चार्जर, तो वैसा तो डिजाइन नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे बल्ब बताया था, तो वैसे एग्जाम्पल के लिए आप चार्जर ले सकते हो। तो ये दो प्लग हुआ करते थे जो कि चार्जर के अंदर डाले जाते थे। देखिए वैक्यूम ट्यूब था वो तो बंद हो चुका है आज के जनरेशन में, लेकिन ट्रांजिस्टर का यूज आज भी किया जाता है। ठीक है, बेशक ये 1963 तक चली, लेकिन ये अभी भी कई जगहों पर इनका यूज किया ही जाता है। मतलब कि अब ये कहां पे यूज किया जाता है, जैसे आप अपने एंड्रॉयड फोन को देखते हो, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर का यूज करते हो, तो चार्जर के पार्ट्स को ओपन कीजिएगा तो वहां पर छोटे छोटे इस टाइप के ट्रांजिस्टर मिलेंगे। तो चार्जर के अंदर जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो ट्रांजिस्टर यूज की जा रही है। तो ये बेशक बंद हो चुके हैं कंप्यूटर में, लेकिन कई ऐसे डिवाइस जिनके अंदर आज भी ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। आप कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस देख लीजिएगा तो उनके अंदर ट्रांजिस्टर जरूर मिलेगा। जैसे कि आप अपने घर में वोल्टेज कम और डाउन करने वाले कोई एक डिवाइस देखते हो, ठीक है, तो उनके अंदर भी जो यूज की जाती है वो ट्रांजिस्टर यूज की जाती है। और देखिए इनके अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है। अब देखिए ये जो था जो ट्रांजिस्टर, इसके अंदर जो लैंग्वेज आई थी वो क्या क्या आई थी। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि इसके अंदर किस किस टाइप की लैंग्वेज आई थी, तो एक तो आपके फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आई थी। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर के अंदर जो सेकंड में आई थी, अभी तक हमने जो देखा था मशीन लैंग्वेज देखी थी, ये मशीन के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज भी आ गई थी। असेंबली लैंग्वेज का मतलब असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या यूज किए जाते हैं। एक तो कोबोल है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। एक होता है फोरट्रॉन, ये भी आप असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग, ठीक है। अब ये देखिए मेन पॉइंट बन गया कि सेकेंड जनरेशन कब आई थी, तो 1956 से लेकर 1963 तक। नेक्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो आप बोलेंगे ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन ये आ जाए कि ट्रांजिस्टर को किसने बनाया, तो विलियम शॉकली। ठीक है, इनके साथ दो फाउंडर और भी हैं, लेकिन इनका नंबर टॉप पे आता है और इन्हीं के ऑप्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चंस में। तो ट्रांजिस्टर को बनाने वाले कौन थे, तो विलियम शॉकली। और इस जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो आप असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या यूज किए गए थे, तो कोबोल एंड फोरट्रॉन। देखिए फोरट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक तो इनका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेटर। और ये क्वेश्चन आया था कि फोरट्रॉन जो लैंग्वेज थी वो किस जनरेशन में आई थी, तो आप बोलेंगे सेकेंड जनरेशन में फोरट्रॉन लैंग्वेज आई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस चीज का यूज किया गया था, तो जैसे फर्स्ट जनरेशन में ओएस की जगह हम लोग यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह बैच प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग को हटाया गया और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया। देखिए बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक काम के बाद दूसरा काम होता है, दूसरे काम के बाद तीसरा काम होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को साइड किया गया और यहां पर एक टाइम शेयरिंग लाएगी, जिससे कि एक साथ कई कामों को किया जाए, जिससे कि हमारे टाइम की बचत हो। तो उस वजह से इसका नाम आ गया टाइम शेयरिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज किया गया था वो टाइम शेयरिंग यूज किया गया था। तो ये जो सेकंड जो जनरेशन है, इनके जो नंबर जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेकंड जनरेशन के ये सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में या फिर डायरी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कि सेकंड जनरेशन के अंदर किस किस कंप्यूटर का यूज किया गया था। जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में बताया था, वैसे सेकंड जनरेशन में तो IBM 1629,
ये सेकंड जनरेशन में आई थी। और अभी आई थी जैसे IBM एक आई थी यूनिवेक 1108। जैसे फर्स्ट जनरेशन में केवल यूनिवेक आया था, लेकिन सेकंड जनरेशन में यूनिवेक 1108। तो ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर लॉन्च की गई। तो ये सेकंड जनरेशन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे थर्ड जनरेशन, और इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। सॉरी, यहां पे 1629 की जगह आप 1620 कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड जनरेशन को रफ कर देते हैं और यहां पर थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सारे पॉइंट्स को आप अपने डायरी में नोट करते चलिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है वो आपका जनरेशन के ऊपर ही है। तो अब हम यहां पर थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड जनरेशन, इसकी ईयर भी चेंज होगी, वो तो 1956 से 63 में आई थी, और ये जो आई थी वो आपकी थी 1964 से लेकर 1971 तक, ठीक है। ये आपकी है थर्ड जनरेशन। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई थी वो ट्रांजिस्टर को साइड किया गया और एक नई टेक्नोलॉजी को लाएगी जिसका नाम था आईसी। कभी आपका मोबाइल खराब होता है तो आप देखते हो कि मोबाइल रिपेयरिंग पे दुकान पे जाते हो, वहां पे आपको ये प्रॉब्लम बताया जाता है कि सर आपके मोबाइल की आईसी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो यूज की गई थी आईसी, वो थर्ड जनरेशन में यूज की गई थी। और आईसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब देखिए, आईसी को किसने बनाया, तो जैक किल्बी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड जनरेशन में जो क्वेश्चंस है वो यही है कि आईसी को किसने लॉन्च किया, तो आप जैक किल्बी बोलेंगे। अब देखिए, इनके अंदर मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, आईसी का यूज किया जाता है और आईसी का जो डिजाइन मैंने बताया वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अभी हमने माइक्रो प्रोसेसर बताया था, लेकिन अभी बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर कैसा था और आईसी जो थी वो कैसी थी। देखिए, आईसी का डिजाइन कुछ इस तरीके का हुआ था, और आईसी की वजह से अगर हम कंप्यूटर की साइज की बात करें तो ये कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया था। पहला का कंप्यूटर एक हॉल के बराबर था, दूसरे जनरेशन का कंप्यूटर उससे थोड़ा छोटा हो गया था, तीसरे जनरेशन का कंप्यूटर लगभग इतना बड़ा तो ही हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते थे। तो ये जो प्रॉब्लम क्लियर होती वो आपकी थर्ड जनरेशन में होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आईसी लगाई गई थी जो कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर जो इतने इतने यूज करते हैं, उन सारे, जैसे वैक्यूम ट्यूब 18,000 यूज करते हैं तो 18,000 की जगह ट्रांजिस्टर कुछ ही हजार में डिवाइड कर दिए गए थे। वैसे कुछ हजार चीजों को हटाकर एक ही डिवाइस में सारी की सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसका नाम था आईसी। तो इनकी वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया और इन कंप्यूटर की जो प्राइस थी बहुत ज्यादा लो हो गई, जिसे आम व्यक्ति भी इसे खरीद सकता था। और हर स्कूल में यूज किए जाते हैं और हर विश्वविद्यालय में, हर अस्पतालों में आज भी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। वो देन थी आईसी की वजह से। अगर शायद आईसी टेक्नोलॉजी ना आती तो आज हम कंप्यूटर एक कमरे के बराबर यूज कर रहे होते। तो ये जो आईसी बनाने वाले थे वो थे जैक किल्बी। अब देखिए, थर्ड जनरेशन के अंदर जो आपकी जो कंप्यूटर आई थी वो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वो थी IBM 360। IBM 360 ये जो आपका जो कंप्यूटर वो थर्ड जनरेशन के अंदर आई थी IBM 360। अब देखिए, इसके अंदर जो लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमने फर्स्ट लैंग्वेज में देखी थी मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में देखी थी असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन में यहां पर एक न्यू लैंग्वेज का आविष्कार किया गया जिसका नाम था हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत सी लैंग्वेज आ जाती हैं, जैसे आप देखते हो सी आती है, C++ आती है, जावा आती है, ये सही कई सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि थर्ड जनरेशन कब लॉन्च किया गया, तो 1964 से लेकर 1971 पे टिक लगाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आईसी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि आईसी को किसने बनाया, तो आप बोलेंगे जैक किल्बी। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है कि IBM 360 ये कंप्यूटर किस जनरेशन में लॉन्च किया गया था, तो आप बोलेंगे थर्ड जनरेशन। ठीक है, और ये पूछा जाएगा कि इस जनरेशन में किस टाइप की लैंग्वेज यूज की गई थी, तो आप बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए हाई लेवल के अंदर बहुत सी लैंग्वेज आ जाती है, जैसे कि थर्ड जनरेशन में आई थी पास्कल, एक थी पास्कल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि हमने पास्कल कंप्यूटर पढ़ा था, तो वैसी एक लैंग्वेज है पास्कल लैंग्वेज। उसके बाद एक आई थी बेसिक लैंग्वेज। तो ये जो आई थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक लैंग्वेज किस जनरेशन में आती है, तो आप बोलेंगे थर्ड जनरेशन। तो आई होप कि थर्ड जनरेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इनके मेन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इसको भी रफ करते हैं और हम लोग चलते हैं फोर्थ जनरेशन के ऊपर। तो अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, कि फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या आई थी और ये कब लॉन्च की गई थी। तो आपके सामने लिखा है कि फोर्थ जनरेशन जो आई थी 1971 से लेकर 1989, ये जो आई थी वो फोर्थ जनरेशन में आई थी। अब देखिए कि फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज कर दिए गए थे, और थर्ड जनरेशन में आईसी वगैरह। अब देखिए कि जो फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई थी, आईसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम आईसी की ही तरह इनकी बनावट थी, लेकिन इनके अंदर जो प्रोसेसिंग थी बहुत ज्यादा फास्ट की गई थी, क्योंकि ये आईसी ही थी। असल में आईसी को ही मॉडिफाई किया गया और एक नई टेक्नोलॉजी बना दी गई थी, जिसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्थ जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो आप बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, असल में आईसी को ही मॉडिफाई किया गया था और इनको लॉन्च किया गया था। फोर्थ जनरेशन हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब कोई भी कंप्यूटर CCC आप कोर्स करने जाओ, वहां पे जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं वो आप फोर्थ जनरेशन का ही यूज कर रहे होते हैं। आप लैपटॉप ले लीजिए, या फिर एंड्रॉयड फोन ले लीजिए, या फिर आप डेस्कटॉप ले लीजिए। हम लोग जो आज के समय में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर की एक चिप लगी होती है, जिनकी वजह से इनका साइज एक वॉच के साइज के बराबर हो चुका है। अगर माइक्रो प्रोसेसर ना होता तो शायद हम लोग इतना छोटा कंप्यूटर भी ना देख पाते, वरना फिर हम इतने बड़े देखते या फिर एक हॉल के बराबर देख रहे होते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे छोटा साइज होने का मतलब ही है माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी डाली गई थी इसके अंदर से, जिसकी वजह से इनका साइज एक क्लॉक के बराबर हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में यूज की गई थी। और इसके अंदर मेन पॉइंट है, ये देख लीजिए कि इनके अंदर जो यूज की गई थी वो लैन वैन मैन। जैसे आप इंटरनेट आज के जमाने में चला रहे हो और आप नेटवर्किंग के बारे में जानना चाहते हो, तो नेटवर्किंग जो लैन और वैन और मैन आई थी, जैसे लैन वैन मैन, इस टाइप की जो नेटवर्किंग आई थी वो फोर्थ जनरेशन में आई थी। थर्ड जनरेशन में ऐसी कोई नेटवर्क ही नहीं थी, यानी कि हम लोग साधारण से छोटे मोटे मैसेज वगैरह कर लेते थे किसी डिवाइस के जरिए। लेकिन आप एक जगह से, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में कोई मैसेज करना हो, तो उस टाइप के हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं थी। तो फोर्थ जनरेशन में ये नेटवर्क आई थी लैन वैन मैन, जहां से हम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मैसेज बड़ी आसानी से सेंड कर सकते थे। देखिए लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इस टाइप की जो नेटवर्किंग आई थी वो आपकी आई थी फोर्थ जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन के आने के बाद आपके कीबोर्ड माउस ऐसे सारे डिवाइस यूज किए गए थे फोर्थ जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में ही आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी जिसे हम लोग बोलते हैं डॉस। ठीक है, डॉस आई थी, उसके बाद आई थी विंडो एक्सपी, ये भी फोर्थ जनरेशन में आ गई थी। ये था जीयूआई के ऊपर आधारित। ठीक है, ये जो डॉस है, ये विंडो वगैरह है, ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, तो हम लोग सेकंड चैप्टर में इसे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपका यही कि ये जो डॉस था और विंडो वगैरह थी वो किस जनरेशन में आई थी, तो आप बोलेंगे फोर्थ जनरेशन में। देखिए डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज की बात की जाए,
कंप्यूटर के अंदर जो इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो एक हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई थी, जिससे आज हम लोग वेबसाइट बनाते हैं और हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर पीसी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो इसी लैंग्वेज की वजह से। तो हाई लेवल थी, जैसे सी आई थी, C++ आई थी, जावा आई थी, और भी ऐसे बहुत से हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 4th जनरेशन में ही लॉन्च कर दी गई थी। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 4th जनरेशन कब लॉन्च की गई थी? तो 1971 से लेकर 1989, ठीक है, और ये अभी भी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लगभग 10 साल चली थी। इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, इस वजह से 1989 लिखा हुआ, लेकिन आप ये टिल नाउ चल के चले क्योंकि ये अभी चल रही है। और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया? तो आप लिखेंगे यहां पे मार्सियन हॉफ, ठीक है, मार्सियन हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड एंड मेल इस टाइप की नेटवर्किंग किस जनरेशन में आई थी? तो 4th जनरेशन में। ऑलरेडी इसके फुल फॉर्म बता चुके हैं, ठीक है। लैंग्वेज कौन कौन सी आई थी? तो हाई लेवल आई थी, सी आई थी, C++, जावा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि C++ लैंग्वेज ये किस जनरेशन में आई थी? तो आप 4th जनरेशन बोलेंगे। तो 4th जनरेशन के आने के बाद ये कंप्यूटर आम हो गया, बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। तो हर किसी के घरों में आजकल 1-1, 2-2, 4-4 लैपटॉप, कंप्यूटर, एंड्रॉयड फोन मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ते हैं, बहुत ज्यादा छोटा है, और इसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट नैनो सेकेंड है, यानी कि जो सेकेंडों में काम करती थी अब वो अब नैनो सेकेंड में काम करती है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की वजह से हुई थी। तो ये थी 4th जनरेशन। अब हम आखिरी जनरेशन के बारे में बात करेंगे, 5th जनरेशन। तो इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम आ चुके हैं 5th जनरेशन में, और ये सबसे आखिरी जनरेशन है कंप्यूटर की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था 4th जनरेशन में। देखिए 4th जनरेशन में एक कंप्यूटर आई थी क्रे-1, जो कि सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। कभी भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाए कि क्रे-1 कंप्यूटर किस जनरेशन में लाई गई थी, तो 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर आई थी वो थी एक सुपर कंप्यूटर क्रे-1। तो कभी भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाए कि 4th जनरेशन में, यानी कि क्रे-1 कंप्यूटर किस जनरेशन में आई थी, तो 4th जनरेशन। तो अब हम बात करेंगे 5th जनरेशन के बारे में। देखिए 5th जनरेशन जो आई थी वो 1989 में स्टार्ट हो गई थी, और टिल नाउ का मतलब ये अभी भी चल रही है, इसके ऊपर और भी काम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी वगैरह आई थी वो क्या क्या आई थी। आप देखते हो कि आज के मॉडर्न के समय में आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ाई करते हो, तो आप देखते हो कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, कोई हाथों से ऐसे इशारा कर रहा है तो कंप्यूटर वर्क कर रहा है। तो वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी आई थी वो 5th जनरेशन में ही आई थी, जो कि आजकल इशारों से ही कंप्यूटर काम करता है। तो ये केवल जो टेक्नोलॉजी थी वो 5th जनरेशन में आई थी। यानी कि आप ऐसा भी मान के चलो कि आपने रोबोट वगैरह देखा होगा, तो रोबोट जो लॉन्च भी किए गए थे वो आपके 5th जनरेशन में लॉन्च किए गए थे। देखिए रोबोट के अंदर एक टेक्नोलॉजी डाली गई थी जो कि वो आम यानी कि मशीन लैंग्वेज से ज्यादा वो इंसानी लैंग्वेज में भी बात करने लग गया। बाकी के जो कंप्यूटर थे उन्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, या तो हाई आती थी और या फिर मशीन लैंग्वेज। तो हाई को भी मशीन में कन्वर्ट किया जाता था, क्योंकि केवल कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज आती है, वो है मशीन लैंग्वेज। अब देखिए जो 5th जनरेशन में आप देखते हो कि जो रोबोट वगैरह होते हैं वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं। तो उनके अंदर जो एक टेक्नोलॉजी लाई गई थी वो थी AI, जिसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी असल में 5th जनरेशन के अंदर आई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। और ये जो थी आपके माइक्रो प्रोसेसर, उसको थोड़ा सा लॉन्ग किया गया, बड़ा किया गया था। तो वेरी लार्ज स्केल, यानी कि एक फुल फॉर्म भी आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये पूछा जाता है कि VLSIC ये टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में आई थी, तो आप बोलेंगे 5th जनरेशन, जिसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को ही थोड़ा सा बड़ा किया गया था, एडवांस किया गया था, इस वजह से इसको वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो इनके अंदर एक टेक्नोलॉजी डाली गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि रोबोट के ऊपर काम चल रहा है। और जैसे आप लोग वेबसाइट वगैरह देखते हो, जैसे WWE,
सॉरी WW, ठीक है, या फिर और भी कोई वेबसाइट देखते हो तो WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो लॉन्च की गई थी वो 5th जनरेशन में आई थी, वरना हम लोग WW यानी कि वेबसाइटें जो इकट्ठी करते हैं या फिर देख रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन में आई थी। तो 5th जनरेशन के अंदर बहुत सी चीजें आ गई थी, जैसे नोटबुक, ठीक है, नोटबुक आ गई थी, PDA आ गई थी, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया था, ये कई सारी टेक्नोलॉजी, रोबोट वगैरह, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन में आ गई थी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं छोटा सा कि 5th जनरेशन कब आई थी, तो 1989 से लेकर टिल नाउ के मतलब अभी भी चल रहा है, इसके अंदर अभी भी बहुत से काम किए जा रहे हैं। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो AI बोलेंगे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और प्लस ये फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि VLSI का पूरा नाम क्या होता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल जितने भी लैंग्वेज है वो सारी की सारी 5th जनरेशन में आ चुकी थी। और इनकी कंप्यूटर्स की वगैरह बात करें तो लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, नोटबुक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गए, ये सारा का सारा 5th जनरेशन में आया था। तो आई होप कि आपको ये 5 जनरेशन क्लियर हो गया होगा कि पहले के जनरेशन में और 5वीं जनरेशन में बीच बीच में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कब आई, किसने बनाया, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और किसी जरूरतमंद को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।